हम वक्फ कानून को पास कर देते हैं, लेकिन उसमें जो प्रावधानों का जिक्र है उसे हम पास नहीं करेंगे। हम उस पर रोक लगाते हैं, पर मनमर्जी कर नहीं सकती है। सरकार अगर सोच ले तो इस देश के मुसलमानों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, उनके तौर तरीके क्या होंगे, उनके पास जो वक्फ की संपत्ति है, सब कुछ सरकार तय करेगी? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग यह भी ना सोचे कि वह सबसे बड़ा है, वो संविधान से भी बड़ा है। संविधान की व्याख्या करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एक झटके में जो भी बिहार में एसआईआर यानी जो भी रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर पूरे तरीके से सब कुछ रद्द कर देंगे। यानी सरकार सोचती रह गई कि सुप्रीम कोर्ट को बांधा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानूनों को लेकर फैसला सुनाया और चुनाव आयोग को सीधे चेताया कि 2 दिन पहले ही उसने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था वो बतलाता था जैसे सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को छू ही नहीं सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी हेकड़ी निकाल डाली। इस बात का जिक्र होते रहा कि जहां पर मस्जिद है वो जमीन कौन सी है, तो मस्जिद की जगह पर तो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर की जगह पर भी मंदिर ही रहेगा, गुरुद्वारे की जगह पर भी गुरुद्वारा ही रहेगा। आप लैंड बाय यूज जो बदलना चाहते थे और इस देश के भीतर कलेक्टर को यह ताकत देना चाहते थे कि वो फैसला दे किसकी कौन सी जमीन है, क्या वो सरकारी जमीन है या वक्फ की जमीन है, कलेक्टर तय नहीं करेगा। अब इन फैसलों के अस्तले कई सवाल एक झटके में उभरकर सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतना बड़ा झटका दे दिया? क्योंकि सरकार के हिस्से में आता है सॉलिसिटर जनरल और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का रहना और वक्फ बोर्ड में जो कानून बनाया गया उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में शामिल होना। वक्फ कानून पर फैसला 4 महीने पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया था और 4 महीने के बाद जो फैसला आया और 2 दिनों के बाद जो हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह पहला मैसेज यही है, मनमर्जी नहीं चलेगी और चेक एंड बैलेंस आपको बनाना होगा। अब तानाशाह नहीं हो सकते और कोई संस्था ऐसी ना सोचे कि वह अगर संवैधानिक संस्था है तो फिर संविधान की समूची ताकत उसी में समा गई है। तो ऐसे में तो जनता कहां गुहार लगाएगी, और अगर जनता गुहार लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसमें कोई दम है और जो संवैधानिक संस्था कर रही है वो बेदम है, तो फिर जो भी किया गया सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा। इन बातों की शुरुआत हमें लगता है आज वक्फ बोर्ड के उस कानून को लेकर किया जाए जिसे कानूनी तौर पर माना तो गया, लेकिन खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों पर रोक लगा दी जो प्रावधान सरकार इस मंशा के साथ लेकर आई थी कि चलेगी तो उसी की। कानून जो फैसला आया उसके बाद जो पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई, जो विरोध कर रहे थे सरकार के इस कानून से जुड़े प्रावधानों का, और सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रावधानों पर रोक लगा दी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सामने आए। देखिए, वक्फ बाय यूजर पे हमारी बात मान ली गई है, इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात खत्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। दरअसल जो फैसला आया उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 और केंद्रीय वक्फ मुस्लिम बोर्ड में सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होगी। जो गैर मुस्लिम होंगे उनकी संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जिस बात का जिक्र था कि जिलाधिकारी को तय करने का अधिकार दे देना चाहिए कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं दिया जा सकता है। इस फैसले में लिखा गया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो कहते हैं अधिकारों का पृथक्करण होता है, उसके सिद्धांत का उल्लंघन होगा अगर कलेक्टर को यह पावर दे दिया जाए तो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नियम बन नहीं जाता है तब तक वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होने वाली शर्त पर भी जो रोक है उसको ठीक नहीं है। यानी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मुद्दे पर कोई रोक नहीं है। वो तो पहले भी हो रहा था, सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हमने पाया कि रजिस्ट्रेशन 1995 से 2013 तक चलते भी रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बाकी प्रावधान नहीं लागू होंगे। ये कैसे डीएम के विवेक पर निर्भर कर सकता है? कलेक्टर सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाली ऐसी जमीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं, और इस प्रावधान में यह भी था कि कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया
तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। जो सर्वे जगह जगह पर हो रहे थे उसके अधिकारों को भी अब खत्म किया गया। अब वक्फ बोर्ड सर्वे करने पर यह नहीं बता पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, और अधिनियम में वक्फ के दावे वाली संपत्तियों का जो अधिकार है अब जिला कलेक्टर को दिया जाए वह भी नहीं दिया गया। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर निकल कर आया जहां वक्फ काउंसिल के स्वरूप को लेकर भी विवाद था। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें शामिल किए जा सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, उनमें मुस्लिम सदस्य होंगे। और जो शिया सुन्नी के अलावे वोरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात है, अभी यह सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार में शिया वक्फ बोर्ड है, इस तर्ज पर बोर्ड बनाया जा सकता है। आज जब उनसे पूछा गया जगदंबिका पाल से, अब आपकी राय क्या कहती है? जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पर निश्चित तौर से सरकार उस पर विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल टारगेट तो डगमगा गया, और ऐसे में डेमोक्रेसी की दुहाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि, इन बातों को कहना पड़ेगा। लेकिन एक क्षण के लिए अगर पुराने पन्नों को आप टटोलेंगे तो पार्लियामेंट के भीतर और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भीतर जिन सवालों को बीजेपी उठा रही थी वो सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तहत जो प्रावधानों पर रोक लग गई, एक झटके में ये हर किसी को समझ में आ गया सरकार का नजरिया पॉलिटिकल टारगेट का था, और पॉलिटिकल तौर पर वह लाभ लेना चाहती थी। और इस लाभ के पीछे हिंदू एकजुटता का जो सवाल बार बार बीजेपी और सत्ता खड़ा करती है, शायद उसमें एक सेंध सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर लगा डाली, आप हर जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए बात इसके आगे जब निकलेगी तो सवाल यह भी होगा, मुद्दे और मुद्दों के बाद जनता की भावना और जनता की भावना से होने वाले चुनाव, उस चुनाव के वोटर लिस्ट को लेकर जो सवाल अभी तक इलेक्शन कमीशन कह रहा था और 2 दिन पहले उसने हलफनामे में जिन बातों का जिक्र किया था, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कह दिया, हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे, और अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। यह चेक एंड बैलेंस और वक्फ बोर्ड और इलेक्शन कमीशन का चेक बैलेंस आप अलग अलग देख सकते हैं। यह नजरिया सरकार की तरफ से भी है, यह नजरिया जुडिशरी का भी है, यह नजरिया इस देश के भीतर में जो पॉलिटिकल हलचल हो रही है उसको लेकर भी है। लेकिन एक मैसेज तो साफ है, संस्थानें अभी भी चेक एंड बैलेंस करना जानती है और सुप्रीम कोर्ट इस चेक बैलेंस को करने में माहिर है। उसने इन दोनों तीनों परिस्थितियों के बीच एक झटके में कई संदेश दे दिए हैं। लेकिन इन तमाम संदेशों के बीच जो आखिरी सबसे बड़ा संदेश है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मौजूदा वक्त में सब कुछ ठीक नहीं है, और सब कुछ ठीक करने के जो भी प्रयास मौजूदा राजनीतिक सत्ता कर रही है उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।